चलिए इतिहास के एक सबसे भयानक कातिल पीटर कर्टन की दुनिया में चलते हैं, जिसे लोग डसलडोर्फ का वैम्पायर भी कहते थे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक और ट्रू क्राइम कहानी नहीं है। आज हम ये नहीं देखेंगे कि उसने क्या किया, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई इंसान ऐसा बन कैसे जाता है, उसके दिमाग की गहराइयों में उतरकर। सोचिए, ये डरावने शब्द किसी और के नहीं, खुद पीटर कर्टन के हैं। और जो बात इसे और भी ज्यादा परेशान करती है वो है इसका एकदम शांत और साफ लहजा। ये एक ऐसे इंसान का विरोधाभास है जो अपने भयानक कामों को पूरी तरह समझता था, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा कोई बनता कैसे है? इस पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम शुरुआत करेंगे उसके क्रूर बचपन से, फिर उस खतरनाक साइकिल को देखेंगे जहां कल्पना हकीकत बन जाती है, उसके जुर्म के बढ़ते पैटर्न को समझेंगे और फिर देखेंगे कि एक सैडिस्ट का प्रोफाइल कैसा होता है, ताकि हम इससे जुड़ा सबसे बड़ा सबक सीख सकें। किसी भी कहानी के अंत को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना बहुत जरूरी होता है, और पीटर कर्टन के मामले में उसकी शुरुआत एक ऐसे माहौल में हुई जहां हिंसा और क्रूरता ने उसके अंदर के दानव की नींव रखी थी। कर्टन का बचपन सिर्फ मुश्किल नहीं था, वो एक तरह की लैब थी जहां एक हिंसक सैडिस्ट तैयार हो रहा था। जरा सोचिए, चारों तरफ गरीबी, घर में रोज की मार पिटाई और हिंसा, और कोई ध्यान देने वाला नहीं। इसी माहौल में उसके अंदर खून के लिए एक अजीब सा आकर्षण पैदा हुआ और उसने जानवरों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, जो कि आगे चलकर हिंसक अपराधियों का एक क्लासिक रेड फ्लैग माना जाता है। ये सब उसके वजूद की बुनियाद बन रहे थे। तो इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि उसके लिए दर्द और दूसरों पर काबू पाना, ये सब जिंदगी का एक आम हिस्सा बन गया। और जब हिंसा इतनी नॉर्मल हो जाती है तो हमदर्दी की भावना मर जाती है और दूसरों पर हावी होने की इच्छा पैदा हो जाती है। अब यहीं पर कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। एक मुश्किल बचपन अब एक जानलेवा जुनून में बदलने वाला था। यह एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसे फैंटेसी एक्शन लूप या कल्पना क्रिया का चक्र कहते हैं। यही वो इंजन था जो कर्टन की हैवानियत को लगातार चला रहा था। इसे समझने के लिए सैडिज्म को जानना जरूरी है। देखिए, ये गुस्से या डर में की गई हिंसा नहीं है। सैडिज्म में इंसान को दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में मजा आता है, एक तरह की संतुष्टि मिलती है। मतलब दूसरों का दर्द ही उसके लिए इनाम बन जाता है। कर्टन के दिमाग में ये साइकिल 3 खतरनाक स्टेप्स में घूमती थी। पहला, वो अपने मन में हिंसा और खून के बारे में बहुत गहरी कल्पनाएं करता था, लेकिन कुछ समय बाद सिर्फ कल्पना करने से उसे वो मजा नहीं आता था। और तीसरा, उस मजे को वापस पाने के लिए उसे अपनी कल्पनाओं को असली लोगों पर आजमाना पड़ा। और जितनी बार वो ऐसा करता, किसी की जान लेने की हिचक और कम होती जाती। और जब ये साइकिल एक बार शुरू हो जाती है ना, तो ये रुकती नहीं है, ये और ज्यादा की मांग करती है। कर्टन के मामले में ये एक भयानक पैटर्न में बदल गया, जहां उसके जुर्म वक्त के साथ और भी ज्यादा बेरहम होते चले गए। तो शुरुआत हुई छोटे मोटे हमलों से, मानो वो अपनी हदें जांच रहा हो। फिर जैसे जैसे उसकी तलब बढ़ती गई, उसके हमलों के बीच का वक्त कम होता गया, और आखिर में उसी पुराने रोमांच को पाने के लिए उसे और भी ज्यादा खौफनाक और क्रूर तरीके अपनाने पड़े। ये एक जुनूनी सैडिस्ट का क्लासिक पैटर्न है। तो इन सब के बाद आखिर किस तरह का इंसान हमारे सामने आता है? चलिए कर्टन की फाइनल साइकोलॉजिकल तस्वीर देखते हैं, वो शख्सियत जो इन सभी तजुर्बों से मिलकर बनी थी। जो बात कर्टन को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि वो बेकाबू नहीं था। पकड़े जाने पर उसने अपने जुर्म इतने शांत और साफ तरीके से कबूल किए जैसे वो कोई रोज का काम बता रहा हो। वो इमोशनली एकदम ठंडा और सबसे अलग था, अपनी हिंसक इच्छाओं को अच्छी तरह जानता था, और तुरार उसे अपने शिकार पर काबू पाने में गर्व महसूस होता था। चलिए एक आम हत्यारे और कर्टन जैसे सैडिस्टिक हत्यारे में फर्क को समझते हैं। एक आवेगी कातिल गुस्से या डर में कत्ल करता है। वो अक्सर कंफ्यूज्ड और बेकाबू होता है, और हो सकता है बाद में उसे पछतावा भी हो। लेकिन कर्टन जैसा सैडिस्टिक कातिल मजे और संतुष्टि के लिए मारता है। वो पूरी तरह होश में और कंट्रोल में होता है, और उसे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं होता। तो आखिर हम इस पूरे मामले से क्या सीखते हैं? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? चलिए इस पड़ताल के जरूरी पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि हर कातिल गुस्से, बदले या डर जैसी भावनाओं की वजह से कत्ल नहीं करता।
पीटर कर्टिन जैसे कुछ कातिल एक गहरी मनोवैज्ञानिक बीमारी से प्रेरित होते हैं, जहां उन्हें दूसरों के दर्द से ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो आखिर में कर्टन का केस हमें ये दिखाता है कि कैसे तीन चीजें मिलकर एक दानव को जन्म दे सकती हैं। बचपन का ट्रॉमा जो इंसानियत खत्म कर देता है, एक बेकाबू कल्पना जो हिंसा की प्रैक्टिस करती है, और फिर उस कल्पना को हकीकत में बदलने का मौका। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कर्टन का मामला ये दिखाता है कि कैसे कल्पनाएं हकीकत का रूप ले सकती हैं, तो ये बेकाबू कल्पना की ताकत के बारे में क्या बताता है? और वो कौन सा पॉइंट है जब एक सोच एक खतरनाक जुनून में बदल जाती है?